बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। आधे घंटे होगी ताबड़तोड़ ब्रेकिंग और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपोल में जीतन सहनी की हत्या की गई है। धारदार हथियार से हत्या की गई। जीतन सहनी के शव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल डरा देने वाली है। उस तस्वीर को हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। ये घटना वाकई में बहुत भयावह है। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री रह चुके हैं मुकेश सहनी, जिनके पिता की हत्या हुई है। घर में ही छत विछत हालत में शव मिला है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मुकेश सहनी मुंबई में थे। मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। इधर पुलिस टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद चौधरी का कहना है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चोरी की नियत से हत्या की गई है। लग रहा है कि बदमाश चोरी के लिए घर में घुसे थे। चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है। स्पेशल टीम जीतन सहनी की हत्याकांड की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने निर्मम तरीके से जीतन सहनी की हत्या कर दी। जीतन सहनी कौन है? मुकेश सहनी के पिता। मुकेश सहनी कौन है, जरा ये भी समझ लीजिए। बिहार की राजनीति में जाना माना चेहरा है। 2024 में 3 सीटों में इनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और लैंड ऑफ मल्ला के नाम से उन्हें जाना भी जाता है। साथ ही 2018 से पॉलिटिक्स में एक्टिव है। सन ऑफ मल्ला के नाम से बिहार में जाने जाते हैं मुकेश सहनी। वीआईपी उनकी पार्टी का नाम है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक है मुकेश सहनी। मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, जिनके पिता की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। जिसने भी तस्वीरें देखी वो ठहर गया, रुक गया। सुबह सुबह इस खबर के बाद से सनसनी फैल गई है। 8:10 पर यह खबर ब्रेक हुई थी। जानकारी पुलिस को मिली। डीएसपी खुद 8:30 बजे मौके पर पहुंच गए। 9 बजे एसआईटी का गठन भी हो गया। एफएसएल की टीम भी पहुंची है घटनास्थल के लिए। वहां पर साक्ष्य जुटाए जाएंगे और फिर यह समझा जाएगा कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिन्होंने इतने निर्मम तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की है। सुबह सुबह जिसने भी खबर देखी और सुनी, हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। मुकेश सहनी की पिता की हत्या का ये मामला बिहार के दरभंगा के सुपोल से सामने आया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता पैतृक अपने घर पर ही अकेले रहते थे। हालांकि प्रथम दृष्टया चोरी का यह मामला लग रहा है और ये माना जा रहा है कि चोरी का विरोध करने पर चोरों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन एसआईटी का गठन हो चुका है और एसआईटी देखना होगा कि अपनी जांच पड़ताल में क्या कुछ कहती है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर दरभंगा से आई और ये खबर सुबह सुबह जैसे ही आई हर कोई हैरान रह गया, सन्न रह गया। सनसनीखेज खबर आपको बताएं, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। इस घटना को लेकर डीएसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया चोरी की नियत से बदमाश घर में घुसे। चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीवन सहनी जी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई है। सन ऑफ
मल्ला के नाम से जाने वाले बिहार में मुकेश सैनी के पिता की हत्या से सनसनी फैल गई है। 2018 से आपको बता दें कि मुकेश सैनी एक्टिव रहे, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक हैं, बड़ा राजनीतिक चेहरा है। मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भी हैं। उनके पिता जीतन सैनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। सुबह करीब 8:15 बजे ये जानकारी सामने आई, पुलिस को दी गई। 8:30 बजे खुद डीएसपी मौके पर पहुंचे, मुआयना किया गया। 9 बजे तक एसआईटी का भी गठन हो गया। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के वाशिम वाले घर कल पुलिस पहुंची थी। बताया गया कि पूजा खेडकर ने वाशिम कलेक्टर से इजाजत देकर पुलिस को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया था। पूजा से मिलने के बाद पुलिस वापस भी लौट आई है। हालांकि साफ नहीं हुआ है कि पूजा ने पुलिस को जानकारी क्या दी है। विवादों में आने के बाद पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद अपनी डिमांड और कथित रूप से फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर विवादों में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। न सिर्फ पूजा खेडकर बल्कि उनके माता पिता तक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन विवाद में किसान को धमकाने और पिस्तौल दिखाने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। पुणे पुलिस की 2 टीमें मामले की जाँच कर रही है। एक टीम पूजा खेडकर के माता पिता की तलाश कर रही है। आप अगर आज भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी, कल भी पूछेंगे तो भी मैं वही कहूंगी कि जो भी जांच कमेटी है उनके सामने आई विल कीप ऑल माय फाइंड। पुलिस की दूसरी टीम अहमदनगर में पूजा खेडकर की दिव्यांगता के सर्टिफिकेट की जांच में जुटी है। जबकि 2 दिन पहले ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर ने अपनी बेटी का बचाव किया था। मेरा इनकम तो उसमें आएगा नहीं, उसका जो कुछ भी रीजन है वो शायद उसने उसके इंटरव्यू में बताया हुआ है। कुछ चीजें पर्सनल चीजें होती है कि वो सबके सामने बोली नहीं जाती है। उधर केंद्र सरकार पहले ही पूजा खेडकर के खिलाफ एक जांच कमेटी बना चुकी है। और अब आपको ले चलते हैं सीधे विधानसभा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर सड़क नीति आपने नवीनीकरण करा है सभी सड़कों का। आपने मुझे अभी लंबाई का आंसर दिया है, आपने ना कोई इसमें सड़क का नाम लिया कि कौन कौन सी सड़कों का हमने नवीनीकरण करा है। आपने एक जिस्ट बना के भेज दी पूरे राजस्थान की कि भाई इतनी लंबाई की सड़क, लंबाई आपने मेरे ख्याल से 12,181 किलोमीटर की, ये आपने 3 साल में जो हमने सड़कों का नवीनीकरण करा है वो आप 3 साल में कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि कौन कौन सी सड़कों का नवीनीकरण हुआ है, उसकी मुझे लिस्ट प्रोवाइड करा दें। आपने प्रश्न में केवल कितनी सड़कों का नंबर पूछा है, कौन कौन सी नहीं पूछा है। मैंने उसमें आप प्रश्न पढ़िए। पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं, मैं पूरक प्रश्न में पूछ सकता हूं। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी जी, माननीय अध्यक्ष जी, समझाओ, माननीय सदस्य आपस से बात नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हो? अरे वो बोल रहे तो आप भी तो जवाब दे रहे हो। आप बैठो जी। बिल्कुल, आपको जो आपने पूरी लिस्ट मांगी है वैसे तो आपको पूरा विवरण भेज दिया गया है, लेकिन अगर आप उसकी भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। श्री घनश्याम, प्रश्न संख्या 88। माननीय मंत्री जी नहीं, विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में विगत 3 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को दिया गया है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2021 में उत्तर आ गया अध्यक्ष जी, मेरे को पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ। एक बार शुरू किया भाई, पहले आप कहते आते खड़े होते कह दो कि मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले काहे बोले, सुनो माननीय मंत्री बोलो। से रबी 2023-24 आ गया है, शुरू में कहते आ गया है, ओके बोलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 3,12,088 फसल बीमा पॉलिसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से सृजित हुई है। उक्त विधानसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 एवं रबी 2022-23 के लिए 207 फसल बीमा पॉलिसीज पर नेफ्ट बाउंस खाते एवं आधार से सत्यापित न होने के कारण लंबित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2023-24 के लिए बीमा क्लेम आकलन पोर्टल के माध्यम से गणनाधीन है। जी हाँ,
बकाया बीमा क्लेम वितरित कराए जाने हेतु भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वैकल्पिक खातों में बीमा क्लेम वितरित कराने हेतु बीमा कंपनियां एवं जिलों को निर्दिष्ट किया गया है। माननीय पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल जी इसमें नहीं आए सदन में, दूसरे मंत्री जी से जवाब दिलाया जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो पात्र किसान हैं उनकी सूची मैंने मांगी थी, एक तो सूची नहीं दी है, दूसरा ये है कि विचाराधीन जो पेंडिंग किसानों का जो भुगतान कब तक मंत्री जी करा देंगे, ये मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि कब तक उनकी सूची दे देंगे और उनका कब तक पेमेंट करा देंगे। बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची वाला प्रश्न आपने पहले करवाया था, आपने फिर से नया सवाल किया था बाद में। आपके पूर्ववर्ती सवाल के अंदर सूची आपने मेज पर मांगी थी, लेकिन अब ये जो आपने सवाल अभी नया किया उसी का मैंने आपको जवाब दिया है अध्यक्ष जी के मार्फत। और जैसा कि अभी बताया गया है कि वैकल्पिक खातों का बीमा क्लेम, जो खाते बाउंस हो जाते हैं उनका नया वैकल्पिक गांव के अंदर जाकर के कैंप लगाती है बीमा कंपनियां, और कैंप लगा करके उनके नए वैकल्पिक खातों का मिलते ही उसका जल्दी से जल्दी आपका क्लेम दिलवाया जाएगा। वैसे आपका जैसे कि बताया 207 लोगों का 20,000 रुपये 20,199 रुपये का ही क्लेम बाकी है आपकी विधानसभा में। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाते तो कभी बाउंस होते ही नहीं है, मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं। चेक बाउंस होते हैं, खाते कोई बाउंस होते हैं क्या? मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट नहीं आपने कहा है नहीं खाते बाउंस होते हैं, आपने ये कहा है खाते तो बाउंस होते ही नहीं है। मैंने नेफ्ट का बोला है, नेफ्ट जो बाउंस हो जाता है जो उनके खाते के अंदर। तो सदन के अंदर बजट पर लगातार चर्चा जारी है। आपने देखा विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और इसका जवाब यहां पर मंत्री देते हैं। बहरहाल लगातार आपको सदन से आ रही बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को अस्वीकार कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला शरीयत में सीधा दखल है। वहीं मुस्लिम समाज में एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी खड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा इसे इस्लाम का मामला बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मुसलमान से आप ये तवक्को नहीं रख सकते हैं कि वो शरीयत को छोड़ के किसी और कानून के तहत जिंदगी गुजारे, ये उस पर ऑब्लिगेटरी है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज जताया है। बोर्ड ने फैसले को चुनौती देने की बात कही है। बोर्ड के प्रवक्ता इलियास ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया कानून से टकराता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिम है। आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये चाहता है कि सारे कानून जो है शरई वो सिर्फ मर्दों के लिए सही है, मर्दों के ऊपर लागू होने चाहिए, औरतों को जो है बिल्कुल उसमें दबा कर रखना चाहिए। या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुकम्मल तौर पर शरीयत पर अमल करें या फिर इंसानियत के लिए जो देश का कानून है उस पर अमल करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक आजादी के खिलाफ है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। जब संविधान ने समानता की बात करी है, उसमें किसी एक मजहब की बात तो है नहीं, सभी मजहब की बात है। अब आप उसको जो है वो कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देश, ये मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि शरीयत के तहत गुजारा भत्ता नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन महिलाओं को सहारा मिल सकता है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज जो है शरिया को ज्यादा मानती है और वो आखिरी तक मानते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे रही है
तो ये उन महिलाओं के लिए बेहतर हो सकता है जिनका कोई सहारा नहीं दुनिया में। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दोबारा चैलेंजेस करने के मौके मिलते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी फाइनल अथॉरिटी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फिर दोबारा भी उसको चैलेंजेस करने के मौके मिलते हैं। एंड एन नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन इट द सुप्रीम कोर्ट को अपने ही ऑर्डर्स को बाद में निरस्त करना पड़ा है, उसको फिर दोबारा अमेंड करना पड़ा है, उसको करेक्शन करना पड़ा है। मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता भी पर्सनल बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले खुद में रिफॉर्म लाए। मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि इतना बड़ा फैसला दिया औरतों के हक में, लेकिन उसी के साथ साथ अफसोस होता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसको खुद में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब वो पलटवाने की बात कह के तो पूरे समाज में मुस्लिम जो इस्लाम है उसको वो आप किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करें। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते को लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ है। अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां तक कानूनी लड़ाई लड़ता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में अजय नरोका शहीद हो गए हैं। भैंसावता कला निवासी अजय नरूका शहीद हुए। परिजनों को इस बारे में जानकारी दी गई है, उनकी शहादत की सूचना दी गई है। अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। तो दुखद खबर, शहादत की खबर। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ चल रही आतंकियों के खिलाफ और इस मुठभेड़ में राजस्थान के झुंझुनू का लाल भी शहीद हुआ है। अजय नरूका शहीद हुए हैं। भैंसावता कला निवासी हैं अजय नरूका, जिनके शहादत की जानकारी उनको परिजनों को दी गई है। आपको बता दें कि अजय नरूका का परिवार पिलानी में रहता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झुंझुनू से आ रही है। जम्मू कश्मीर में डोडा में लगातार आतंकियों से मोर्चा संभाले हुई है सेना। 4 जवान शहीद हो चुके हैं और इन 4 जवानों में अजय नरूका भी शहीद हुए हैं, जो कि भैंसावता कला निवासी हैं। उनके परिजनों को इस बारे में जानकारी दी गई है। उनका परिवार पिलानी में रहता है। अजय नरूका जो कि राजस्थान के लाल हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है। कृष्ण सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, फख्र भी लेकिन जाहिर तौर पर गमगीन करने वाली खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां पर राजस्थान के लाल शहीद हो गए। जी मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू की धरा है उसको गौरव सेनानी जिले के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू ने सबसे ज्यादा देश को शहीद दिए हैं और इसी शहादत की कड़ी में भैंसावता कला के जो अजय सिंह नरूका है उनका नाम भी जुड़ा है। डोडा में हुए आतंकी हमले में जो अजय सिंह है उन्होंने अपनी शहादत दी है और परिवार को थोड़ी देर पहले ही उनके शहादत की है वो खबर है मिली है। और कल इनकी पार्थिव देह है वो सिंघाना गांव पहुंचेगी और सिंघाना गांव से इनकी पार्थिव देह है और वो तिरंगा रैली के साथ है वो भैंसावता कला गांव लाई जाएगी और वहां पर सम्मान जो इनका अंतिम संस्कार है तो वो किया जाएगा। जी कृष्ण, आप बता रहे हैं कि कल तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा। जाहिद और परिजनों के लिए ये दिल तोड़ देने वाली भी खबर भी है। कृष्ण जी अभी थोड़ी देर परिवार में कौन कौन है कृष्ण, जरा ये भी बताइए। इनका जो परिवार है वो मूल रूप से भैंसावता कला गांव का है और जो पिलानी कस्बा है वहां पर इनका परिवार है वो रह रहा है। परिवार के सदस्यों को थोड़ी देर पहले इनके शहादत की सूचना मिली है और सूचना के बाद सदस्य हैं वो भैंसावता कला गांव के लिए रवाना हो गए हैं और जो सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा डॉक्टर कर्नल जो सुरेश शर्मा है उन्होंने भी जो शहादत की है वो पुष्टि की है और कल जो इनका पार्थिव देह है वो सिंघाना पहुंचेगा और सिंघाना के बाद इनका पार्थिव देह तिरंगा रैली के साथ इनके गांव भैंसावता कला पहुंचेगा जहां पर सम्मान के साथ जो पार्थिव देह को है अंतिम विदाई दी जाएगी। जी शुक्रिया कृष्ण।
कृष्ण हमारे साथ बने रहिए। अजय नरूका के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के लाल हैं, जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं। इनका परिवार पिलानी में रहता है। आपको बता दें कि 6 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। कृष्ण, अगर आप और भी जानकारी अजय नरूका के बारे में बता सकें, चूंकि एक देश के नाम पर कुर्बान करने वाला जो जवान है वो शहीद हुआ है, तो जाहिर तौर पर फख्र की बात तो है ही, लेकिन ये गमगीन करने वाली भी खबर है। कृष्ण जी, मैं आपको बता दूं कि जो झुंझुनू की धरा है वो सैनिकों और शहीदों के गुणगान से भरी है, और यहाँ के गांव में लगी आदमकद शहीदों की प्रतिमाएं यहाँ के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करती है। थोड़ी देर पहले हमने परिवार के सदस्यों से बात की तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमें शहादत की है वो जानकारी मिली है और हम भैसा गाँव के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उसके बाद जो पारिवारिक सदस्य है वो वहां से रवाना हो गए। तो उन्होंने शुरुआती तौर पर बस इतनी ही जानकारी दी है कि शहादत की खबर उनको मिली है। जी, चूंकि रात भर से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये जो अजय नरूका हैं शहीद हुए हैं, क्या ये रात में मुठभेड़ के दौरान उनकी शहादत हुई या फिर ये सुबह की खबर है? मैं आपको बता दूं कि जो चिड़ावा के सैनिक कल्याण अधिकारी हैं कर्नल सुरेश शर्मा, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि हमें शहादत की सूचना मिली है और जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां से पूरी सूचना आएगी, उसके बाद पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाएगा। तो अभी जो शुरुआती तौर पर जो सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा के पास जानकारी है वो उन्होंने हमसे साझा की है। जी, जाहिर तौर पर कृष्ण, झुंझुनू से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार आतंकियों के साथ सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ये दुखद खबर सामने आई कि आतंकियों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ के दौरान अजय नरूका भी शहीद हो गए हैं। भैसा वता कला निवासी हैं अजय नरूका, जिनका पूरा परिवार जो है वो पिलानी में रह जाता है। शहादत की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। कृष्ण, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण ने हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल तक अजय नरूका का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, जहां पर तिरंगे से उनका लिपटे हुए शव को सलाम किया जाएगा, तिरंगा रैली निकाली जाएगी। 6 साल पहले आर्मी ज्वाइन इन जवान ने की थी अजय नरूका शेखावटी, जो कि जाहिर तौर पर तमाम बड़ी संख्या में यहां पर जो जवान हैं वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, और एक और शेखावटी के लाल ने अपनी शहादत दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आपने भी नहीं सोचा होगा। देखिए रिपोर्ट। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से, और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया। मैं 50 रुपए की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर लिया और उसको भी कर ले, तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया,
जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। इस खबर के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। आगे देखिए 100 गांव की 100 खबरें।